नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो वीडियो है वह दंड आरेख पर आधारित है और दंड आरेख से संबंधित तमाम क्वेश्चन आते हैं, कई परीक्षाओं में आते हैं। तो दंड आरेख से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइए आज उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों पर बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के बीच एक बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं और उसके लिए मुझे एकदम आत्मसमर्पित होना पड़ेगा यूट्यूब के प्रति और बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि सारी की सारी चीज़ें फ्री में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो मेरे द्वारा ये अनाउंसमेंट वीडियो के लास्ट में किया जाएगा, तो आपको पहले यह वीडियो देखना है और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर पसंद नहीं आता है यानी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपके पास डिसलाइक का बटन भी है, उसको आप दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ आपको चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं, अपने दंड आरेख के क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारा एक दंड आरेख दिया गया है और इसी के संदर्भ में यहाँ पर निर्देश दिया गया है और इसमें कहा है बार ग्राफ एक निश्चित कंपनी के 6 विभाग ए बी सी डी ई और एफ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, इसके कहने का मतलब ये है कि इस बार ग्राफ में ए बी सी डी ई एफ ये जो है ये 6 विभाग हैं और ए विभाग में कितने कर्मचारी हैं इसके ऊपर रखा है 25, यानी 25 कर्मचारी हैं। बी विभाग में 6 हैं, सी विभाग में 10 हैं, डी विभाग में 5 हैं, ई में 15 है और एफ में 3 कर्मचारी हैं। बस यही तो हमको समझना है। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस विभाग में दूसरे स्तर पर सबसे अधिक कर्मचारी हैं। तो भैया ये आपको विभाग दिख रहा है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी यहाँ दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं, इसमें कहा है दूसरे स्तर पर सबसे अधिक कर्मचारी। तो सबसे ज़्यादा इसमें है लेकिन दूसरे स्तर पर सबसे ज़्यादा कर्मचारी ये है ना। क्योंकि ये जो आपको खंभा दिख रहा है, दूसरा सबसे बड़ा खंभा यहीं पर है, तो यहीं पर कर्मचारियों की संख्या दूसरे स्तर पर सबसे ज़्यादा है। तो ये विभाग कौन सा है? ई। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ई इसी में दिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है और बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखिए जरा, इसमें कहा है यदि 5 कर्मचारी को विभाग ए से विभाग एफ में स्थानांतरित किया जाए तो विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या किन 2 विभागों की संख्या के मध्य होगी। कितना गजब क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा है 5 कर्मचारी को विभाग ए से विभाग एफ में स्थानांतरित किया जाए तो विभाग ए है, इसमें 25 कर्मचारी हैं और इसी में से 5 ठू निकाल करके हम कहाँ रख दें? इसी में से 5 निकाल करके हमको एफ में कह रहा है रखने के लिए, तो इसमें ले आकर रख देंगे। तो यहाँ बचेगा कितना? 20 और यहाँ हो जाएगा कितना? 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है एफ में तो 8 हो जाएगा, किन 2 विभागों की संख्या के मध्य होगा। तो देखिए एफ में कितना हो जाएगा? 8। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पास जो है ना ये एक टुकड़ा है और मैं इस पर अगर क्या नाम है क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा या फिर यहाँ पर लकीर वगैरह खींचूंगा तो आगे के क्वेश्चन को भी मुझे बताना है, तो उसके लिए मुझको दूसरा है ना ये बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ी समस्या है। तो एफ में कितना हो जाएगा? 8 और ए में कितना बचेगा? ए में बचेगा 20, यही ना होगा। अब देखिए कहा है एफ में कर्मचारियों की संख्या किन 2 विभागों की संख्या के मध्य होगी। अब ए में जब 8 हो जाएगा तो 8 किसके मध्य रहेगा? तो भैया 8 किसके मध्य है?
तो 8 आप देखोगे, अच्छे से देखिए, तो 8 का डबल कितना होता है? आप कहोगे 8 का डबल 16 होता है। 8 का डबल क्या होता है? 16। तो किन दो को जोड़ने पर 16 हो रहा है? तो आप देखोगे तो ये 10 और 6 16 हो रहा है। अतः इन्हीं के बीच में यफ रहेगा। 6 से ज़्यादा है और 10 से कम है। 6 से 2 ठू ज़्यादा है ये, और 10 से 2 ठू कम है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो किन दो विभागों के मध्य रहेगा? तो वो है बी और सी। बी और सी ये आपका ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि विभाग डी और ई को एक नया विभाग जी बनाने के लिए विलय किया जाता है तो सबसे कम कर्मचारी किस विभाग में होंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर कह रहा है डी और एफ को, है ना, एक नया विभाग जी बना दें, यानी डी को उठा दें यहाँ से, है ना, यानी 5 कर्मचारी यहाँ से हट जाएंगे तब, और एफ को भी हटा देंगे तो ये 3 कर्मचारी हट जाएंगे, और दोनों को ले जाकर मिला करके एक नया विभाग बना देंगे यहीं पर, है ना। और ये कौन सा विभाग होगा? विभाग जी। ये कौन सा विभाग है? जी। तो इसमें कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? इसमें का 5, इसमें का 3, कितना? 8 कर्मचारी। तो ये तो खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, एफ भी खत्म हो जाएगा। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तब सबसे कम कर्मचारी किस विभाग में रहेंगे? तो देखिए इसमें तो 8 हो जाएंगे, 8 से भी कम किसी में है तो इसमें है, यानी बी विभाग, है ना। बी विभाग में सबसे कम कर्मचारी होंगे तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब दोस्तों आप इस भ्रम में मत रहना कि इसमें कम है इसमें कम है, इन दोनों को कम तो देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों का विलय हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ से हटा करके एक नया विभाग बना देंगे जी, तो ये दोनों हट जाएंगे तो सबसे छोटा कौन रहेगा? यही रहेगा। जो नया बनेगा वो तो उसमें तो 8 रहेगा, है ना। तो आपका जो उत्तर होगा वो बी विभाग होगा। बी विभाग में सबसे कम कर्मचारी तब रहेंगे जब डी और एफ का विलय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है तो वेतन के प्रति कंपनी का व्यय कितना है? देखिए एक आदमी का वेतन अगर 8,000 है, एक आदमी का वेतन कितना है? 8,000 है, तो कंपनी तो कह रहा है वेतन के प्रति कंपनी का व्यय कितना है? तो यानी वेतन एक आदमी को 8,000 मिलता है तो कुल कितना हजार, यानी कितना वेतन देगी कंपनी? तो कर्मचारी देख लीजिए है कितना है पहले, है ना। पहले तीनों बड़े वाले को जोड़ लेते हैं, 25, 15, 40, 10 ये 50, 50 तो ये हो जाएंगे, और ये 6 और 5, 6 5 11, 3 14, 50 तो ऊपर हो गए बड़े बड़े वाले, और 14 ये 50 14 64 कर्मचारी हैं। बस एक कर्मचारी का वेतन इतना है तो 64 का गुणा कर दीजिए, 64 लोगों का आ जाएगा। तो ये 3 शून्य तो रहेगा ही, 8 वाला 3 शून्य, 8 के साथ जो 3 शून्य है रख लो। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 हो जाएगा, 8 छक 48 और 3 51 हो जाएगा, यानी 5,12,000। 5,12,000। तो देखिए यहाँ पर 5.12 दिख रहा है, और दोस्तों ये लाख में है, मैंने यहाँ अभी लिखा था लाख में, तो 5.12 ये लाख कहलाएगा। तो यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें निर्देश दिया है। ये जो दंड आरेख है वो दूसरा है, पहले वाला दंड आरेख ये था, इससे मैं सॉल्व करा रहा था, लेकिन अब इस दंड आरेख से हमें सॉल्व करना है, और इस दंड आरेख के लिए दूसरा निर्देश है ना, और क्वेश्चन भी अलग अलग रहेंगे। इसमें कहा है, निर्देश में कहा है, दिया गया दंड आरेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है। आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दें। यानी इसमें एक कंपनी है ना, वो बिक्री कर रही है 2000 से 2005 तक बिक्री कर रही है। 2000 में
3.4 लाख, यहाँ ऊपर लिखा है लाख, 2000 में 3.4 लाख की बिक्री की थी वह कंपनी। 2001 में 3.2 लाख का बिक्री की है। 2002 में 4 लाख का बिक्री की है। वैसे ही ये सब भी है ना, समझ गए होंगे आप। अब आगे इसमें क्वेश्चन दिया है, कहा है सन 2004 में बिक्री, देख लेते हैं। सन 2004 में बिक्री 4.4 है ना। 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत है। 2004 में जौन बिक्री हुआ है ना, वो 2002 में बिक्री का कितना परसेंट है। एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो अंश में रहता है, और जिससे तुलना करते हैं ना वो हर में रहता है, और प्रतिशत निकालेंगे तो गुणे 100 भी करना रहेगा। अब एक चीज हमेशा जानते रहिए, जिससे तुलना करते हैं उसके पास ऐसे का लिखा रहता है या से लिखा रहता है। तो 2002 में बिक्री का, यानी 2002 में जो है उसी से तुलना करना है, और जिससे तुलना करना होता है वो तो बटे में रहता है। तो 2002 वाला का रहेगा बटे में, 2002 में कितना है 4 है, तो वो बटे में रहेगा। जिसको ज्ञात करना है वो तो ऊपर रहेगा। अगर 2002 से हम तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब 2004 वाले को ज्ञात करना है, और 2004 में कितना बिक्री हुआ था 4.4, 4.4 हुआ था। बस प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, है ना। सॉल्व कर लीजिए, आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 1.1 हो जाएगा, होगा ना। 100 से गुणा करेंगे तो देखो दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं 100 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, होगा ना। और एक अंक पर दशमलव लगेगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 110% आपका यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रतिशत निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है। प्रतिशत में 3 ही बातें होती हैं। एक वह वैल्यू होती है जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है, वो तो ऊपर रहेगी। एक वह वैल्यू होती है जिससे तुलना करके हमको प्रतिशत निकालना होता है। जिससे तुलना करते हैं उसके पास ऐसे का या से लिखा रहता है, और वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 करना होता है। बस इतनी सी बात है, ना कोई फार्मूला याद करना है, और ना ही कोई और तामाझामा ट्रिक वगैरह देखना है। बस इतनी तीन ही बात है, जिसको याद रखो अपना अपने आप क्या होगा, प्रतिशत निकलता चला जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है वर्ष 2000 की बिक्री 2002 से कितना प्रतिशत कम है। अब दोस्तों इसमें क्या है, कमी का हमको प्रतिशत निकालना है। किसका, कमी का प्रतिशत निकालना है, और जो कम है उसी का प्रतिशत निकालना है। और तुलना किससे करना पड़ेगा, जिसके पास से लगा होगा उसी से तुलना करना होगा, यानी 2002 वाले से तुलना करना होगा। और 2002 वाला तो बटे में बैठेगा, क्योंकि जिससे तुलना होता है वो बटे में रहेगा। तो 2002 वाला क्या ये है ना, ये 2002 वाला है, तो ये तो रहेगा हमारा बटे में, है ना। किससे, ये वाला 2002 है ना, सॉरी 2000, और 2000 और 2002 में कितना अंतर है, कितना कम है, यही कमी का निकालना है। तो 2000 में 3.4 है ना, और 2002 में कितना है, तो 2002 में है कितना, 4 है। और इनका अंतर यानी ये कितना कम है, ये वाला कितना कम है, तो 4 में से इसको घटाओगे तो 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6 आएगा। बस इसी का हमें प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए दोस्तों, ये इसको कितनी बार में, 25 बार में डिवाइड करेगा, और 25 छक्का 150 होगा। और जब 150 होगा तो भाई साहब एक अंक पर दशमलव भी तो लगेगा, एक अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये हो गया 15%। कितना, 15%, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ना दोस्तों। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है सन 2001 में बिक्री सन 2002 से कितना गुना है ना। यहाँ प्रतिशत निकालना नहीं है, यहाँ गुना बताना है। और जब भी आपको गुना बताना है तो से जिसके पास लगा है वो तो बटे में रहेगा, है ना,
वो तो बटे में रहेगा, तो बटे क्या रहेगा 2002। 2002 बार बार यही 2002 आ रहा है। 2002 कितना है 4 है, बटे में कितना रहेगा 4। और 2001 में 2001 में कितना था, 2001 में 3 दशमलव कितना 2 है ना। अब अगर प्रतिशत बताना होता तो मैं गुणे 100 करता, लेकिन प्रतिशत बताना ही नहीं है, केवल गुना बताना है ना। तो बस इतना ही केवल सॉल्व कर दीजिए, है ना। देखिए देखिए इसको, है ना, इसका दशमलव हटाएंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 लगा लेंगे, है ना। और ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40 होगा। अब दशमलव लगा लो, क्योंकि मैंने इसको दशमलव इसलिए हटा दिया क्योंकि आप 40 का पहाड़ा पढ़ने में, है ना, ज़्यादा परेशानी महसूस करते, इसीलिए मैंने दशमलव हटा करके 0 पहले रख लिया। अब छोटा हो गया फिर दशमलव लगा दे रहे हैं, है ना। अब दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिए हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 से 5 अट्ठे 40 दशमलव 8 गुना, कितना 0.8 गुना, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कहा है किस वर्ष बिक्री दर सबसे ज्यादा बढ़ी थी, है ना। तो बढ़ने वाली बात कर रहा है, तो देखो यहाँ वाले, यहाँ इतनी बिक्री थी तो यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है ना। बाकी इसमें तो कमी हुई है, इसमें तो हमें देखना ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हमको वृद्धि दिख रही है, तो देखिए यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखेगी। 3.2 था और ये हो गया कितना 4, यानी 0.8 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर 0.2 की वृद्धि हुई है और यहाँ भी 0.2 की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यहीं पर आपको दिख रही है। और आप ये जो खंभा खड़ा है ना, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो, है ना। यहाँ ये इतना छोटा खंभा है, एकाएक इतना बड़ा हो गया, उसके बाद बढ़ा तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो बिक्री सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी है, यहीं पर बढ़ी है। वो वर्ष कौन सा है, सन 2002। सन 2002 ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों आपको लगता होगा कि बहुत आसानी से 15-20 मिनट में वीडियो बन गया, लेकिन 15-20 मिनट में वीडियो नहीं बना है ना। इसको बनाने में लगभग 3 घंटा का टाइम लग जाता है ना। तो हम लोगों के द्वारा जो इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोगों के लिए तो एक लाइक बनता ही है कि इतनी मेहनत करके अगर हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर टीचर मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक कर दें ताकि उनका रैंक आगे बढ़ सके, है ना। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसा रहा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक बिग अनाउंसमेंट देने वाला हूं। वो बिग अनाउंसमेंट क्या है ना। वो बिग अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि मैं आप लोगों के बीच में 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से मैथगिरी बैच को लेकर आ रहा हूं। मैथगिरी बैच, है ना, मैथगिरी बैच लेकर आ रहा हूं। और इस मैथगिरी बैच की खासियत ये है कि मैं एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे को इस बैच में पढ़ाने वाला हूं। मैथ के एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे को मैं पढ़ाने वाला हूं। और इतना गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाऊंगा, है ना। शून्य से शिखर तक पहुंचाऊंगा, इतनी गारंटी के साथ कहता हूं। अगर उसको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मैं उसको बहुत तेज बना दूंगा, इतना तेज बना दूंगा कि वह गणित में कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो मैथगिरी बैच मेरा आ रहा है 20 अक्टूबर से मैंने इसकी ओपनिंग की है और ये एकदम फ्री रहेगा, है ना। कोई भी फीस वगैरह नहीं इसका रहेगा और YouTube पर ये अवेलेबल होगा। YouTube पर ही मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों एक समस्या मेरे लिए ये रहेगी कि मेरे पास संसाधन की कमी है। मेरे पास जो मोबाइल है इससे मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता और मेरे यहाँ लाइट की भी समस्या है, जिस वजह से हो सकता है कभी गैप हो जाए। वैसे तो मैंने आज लगभग 154वां वीडियो होगा, 154। अभी तक कभी भी मैंने गैप नहीं किया है, हर रोज एक वीडियो प्रोवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर हमको सुविधा ये होती थी
कि ये कोई बैच नहीं था। तो चाहे जहाँ से क्वेश्चन लेता था, कहने का मतलब कोई एक टॉपिक पकड़ता था, उससे 4-6 क्वेश्चन चुन करके, है ना, अच्छे से उसको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करके समझाता था। लेकिन अब एक टॉपिक वाइज चलेगा। ये टॉपिक वाइज चलने का मतलब है कि 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो तो चल नहीं पाएगा, कम से कम 20 मिनट का तो वीडियो देना ही पड़ेगा। तो 20 मिनट का वीडियो देने में भी थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर आएगी। इस वजह से हमको लगता है कि कभी कदार गलती हो, मतलब गलती क्या, कि कभी कदार गलती से वीडियो ना पढ़ पाए, या फिर ज़्यादा व्यस्तता है, ज़्यादा वर्क हो जाने की वजह से ना पढ़ पाए, तो उसके लिए आप लोग तकलीफ़ मत करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।